16 जनवरी को एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में चालान भरने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन था और उसमें यह भी बताया गया था कि अगर वो चालान की रकम को नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक किया। उसके साथ साथ एक नीचे एपीके फाइल भी लगी हुई थी जो उन्होंने सोचा कोई डॉक्यूमेंट है। उन्होंने ढंग से देखा नहीं था और वो जैसे ही उसको डाउनलोड करते हैं उसमें इंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दिया बिना पढ़े। और कुछ ही समय बाद उनको बैंक की तरफ से लगातार मैसेजेस आने लगे और इन मैसेजेस में लिखा था कि आपकी एफडी को ब्रेक कर दिया गया है आपके कहने के मुताबिक और आपकी रकम को ट्रांसफर किया जा रहा है। 10 मिनट का वह मुश्किल समय हुआ होगा और उसके अंदर ही उनकी करीब 19,59,000 रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी गई। उन्हें कुछ भी नहीं पता था वो 10 मिनट के अंतराल में कि आखिर ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और उनके साथ क्या कोई अजीब घटना हो गई जो अब तक वो सुनते आए हैं। दरअसल ये उनके साथ स्कैम हो रहा था, फिशिंग। और वो किस तरीके से होता है वो पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। आखिर 20 लाख रुपए की करीब करीब रकम कैसे उनके हाथ से चली गई, जो उनकी मेहनत की कमाई रही होगी। एफडी कर रखा था उन्होंने ताकि वो आगे तोड़ सकें जब वो मैच्योर हो जाए, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पूरा साफ कर दिया। करीब 3 दिन के बाद वो इसकी सूचना जो है वो 1930 साइबर हेल्पलाइन की जो नंबर है उस पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब क्या उन्हें पैसा मिलेगा या फिर आगे क्या कुछ होगा और इस स्कैम का प्रोसेस क्या है उसे हम डिटेल में समझेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक स्क्रीन पर अपने दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उनको एक मैसेज करीब इसी तरीके से आया था व्हाट्सएप पर। और ये मैसेज में आप देखिए इस पर लिखा हुआ है ट्रैफिक चालान और ठीक नीचे अगर आप जाएंगे तो यहां पर ई चालान और इसके साथ साथ इसकी स्पेलिंग को भी चेक करते रहिएगा। चालान, उसके बाद नंबर है, हैज बीन ऑन टुडे फॉर मोर डिटेल्स प्लीज डाउनलोड। और डाउनलोड के लिए क्या दिया गया है, एक आरटीओ चालान नाम से एपीके फाइल है। ये वही फाइल है जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो इसको पहले से ही इस तरीके से डिजाइन किया गया रहता है कि आप अगर इसको इंस्टॉल करो तो आपको किसी तरीके से प्ले स्टोर या फिर अगर आप ऐप स्टोर यूज करते हो एप्पल वगैरह तो उस पर जाना नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे 15 MB की फाइल है और तुरंत ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आप ढंग से नहीं देखते हैं, आप किसी और काम में व्यस्त हैं और कुछ सोच रहे हैं, तो अगर आपने उस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक मालवेयर एक तरीके का ये एप्लीकेशन होता है। और ये कैसे काम करता है आगे अब इसको समझते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं ये सारी डिटेल आपकी ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। दरअसल इसमें टीम व्यूवर टाइप के कुछ ऐसी चीजें होती हैं। टीम व्यूवर अगर आप समझते हैं, अगर आप टेक्निकली इसमें आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप का यूज करते हैं, तो उसमें पता होगा आपको कि एक दूसरे की चीजें देखने के लिए कभी कभी ये हम सही चीजों के लिए भी उपयोग करते हैं ताकि दूर से बैठा कोई व्यक्ति आपके फोन या सिस्टम का जो एक तरीके से हस्तांतरण है, मतलब आपकी चीजें जो है वो दूसरे की साइड दिख रही होंगी, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो वो आपने लीगली उसको दे दिया और वही काम कर रहा होता है वो एपीके फाइल जो कुछ समय पहले इन्होंने डाउनलोड कर रखी थी। उसके सहारे सबसे पहले देखिए क्या पूरा प्रोसेस है कि जैसा मैंने बताया मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर जिसको आप जानते नहीं है उसकी तरफ से आया। एपीके नेम्ड होगा, ट्रैफिक फाइन होगा, आरटीओ चालान वगैरह कुछ इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन स्पेलिंग को आपको ध्यान से देखना होगा। अब जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद चूंकि चालान के बारे में आपको सूचना दी गई थी इसलिए पेमेंट करने का प्रोसेस आपके पास आ जाएगा कि आइए अब जो चालान की रकम है उसकी भरपाई करिए। पेमेंट रिक्वेस्ट आ सकता है कि किसी यूपीआई आईडी से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल @ओके एक्सिस या @पेटीएम, अगर फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से आपको आ सकता है। लिंक नॉट एंडिंग इन। अब इसको समझिएगा, जैसे कोई स्कैम या फिशिंग की चीजें होती है ना तो उसमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट की जो रियल वेबसाइट्स होती हैं अगर आप उनको ओपन करोगे तो उसके लास्ट में आता है .gov.in। लेकिन अगर इनकी वेबसाइट्स को आप ओपन करते हो तो इसमें किसी तरीके से जैसे .gov लिख दिया या कुछ और ही लिख दिया इन्होंने, तो वो उस तरीके से होता है। या फिर इनका ऐसे हो सकता है जैसे अनक्लियर्ड विथ परिवहन.gov.in, यानी ये गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा। स्पेलिंग से ही आप आसानी से समझ सकते हो। एक मैंने आपको दिखाया है, इनके जो लिंक्स रहेंगे वो .gov.in के साथ एंड नहीं रहते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट की साइट होती है वो इस तरीके से होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, ऐसी साइटों को इंस्टॉल नहीं करना है। अब या फिर यूपीआई हैंडल जो आ रहा है उनका रिक्वेस्ट जिसकी तरफ से आ रहा है @ओके एक्सिस या फिर @पेटीएम, इन सबको आपको नहीं करना है। या फिर उनके मैसेजेस को आप स्पैम में डाल सकते हैं या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। या सबसे अच्छा उपाय 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं।
आगे की प्रक्रिया अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आप उनको अथॉरिटी दे रहे हैं। अब चालान भरने के लिए जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं या फिर जो प्रक्रिया आप कर रहे होते हैं उसमें असली बैंक की साइट पर आपको ले जाता है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि आपका बैंक कौन-सा है। आपने जो उसे अपने उस एपीके को डाउनलोड करके ना वो पूरी अथॉरिटी दे दी है कि वो आपके मोबाइल की स्क्रीन को भी पढ़ रहा है कि क्या कुछ कर रहे हो आप। आपके फ़ोन के अंदर कौन से ऐप इंस्टॉल हैं, आप क्या काम कर रहे हो, वो सब कुछ चल रहा होता है। अब जैसे ही आपने नंबर डाला, वो ओटीपी रिक्वेस्ट आई, ओटीपी वो पढ़ रहा है, उसी एपीके फाइल के थ्रू। वो ओटीपी सीधे जो है वो फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। अब उनके पास लॉगिन एक्सेस का तरीका हो गया, एफडी ब्रेक करने की अनुमति हो गई और इसके अलावा फंड ट्रांसफर का रास्ता भी आपने साफ कर दिया है। क्योंकि बैंक को नहीं पता है कि आप असली हो या नकली हो। उस बैंक के पास सिर्फ अथॉरिटी इस बात की है कि आपने अपने ओटीपी को दे दिया है, आपकी इन्फॉर्मेशन यानी आपने जो एफडी कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपने भेज दी है उस स्कैमर को। एक बार पूरा कंट्रोल चेन आप देखिए। जैसे आपको एक फेक लिंक आया, मैंने पहले बता रखा था, फेक वेबसाइट या एपीके फाइल आ सकती है। अब आप क्या करते हो, चालान या पैसा भरने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ओटीपी या एक्सेस दे देते हो आप तुरंत। जैसे ओटीपी आपने डाल दिया, वो सब कुछ पड़ रहा है वहीं पे। इसके अलावा नेट बैंकिंग का लॉगिन भी उसके पास आ जाएगा। आपने वो एपीके फाइल जो डाउनलोड की थी, सब कुछ वही है। और उसके बाद एफडी ब्रेक कर देगा, मनी ट्रांसफर हो जाएगी, आप देखते रह जाएंगे क्योंकि मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है। पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जो आपको देख रहा है टीम व्यूअर के सहारे या किसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म के सहारे, वो आपको पढ़ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन को, आपकी सारी डिटेल उसके पास है और उसने पैसे को उड़ा दिए। अब इसके बाद क्या करना होता है? अब जैसे ही आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई, ऑनलाइन स्कैम हुआ, साइबर फ्रॉड हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है 1930 पे या फिर अपने किसी नजदीकी साइबर थाने पर। अधिकतर लोग ये कर नहीं पाते क्योंकि या तो उनको नॉलेज की कमी होती है या फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं पुलिस आगे कुछ करेगी, बैंक कर्मी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो टाइमलाइन फ्रेम है वो ध्यान दीजिएगा, 0 से 24 घंटे, यानी जब आपके साथ ये हादसा हुआ, जब स्कैम हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पैसे वापस आ जाएं। इसके अलावा 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन का समय भी आपके पास है, उसमें अच्छी खासी पकड़ रहती है कि पैसा वापस आने की संभावना ठीक ठाक रहती है। लेकिन अगर आपने 3 दिन का समय लगा दिया 72 घंटे का, तब सोचिए 72 घंटे के बाद बहुत कम चांसेस है कि आपके पैसे आ पाए, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद बची रहती है। 7 दिन का टाइम फ्रेम जब पूरा क्रॉस कर जाता है तो पैसे आपके नहीं आने वाले। ये बैंक का समय है, आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बैंक को ये नियम फॉलो करने होते हैं। बैंक को ये कुछ भी नहीं पता होता है असल में कि ये पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो या फिर कोई स्कैमर ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन दिन पर दिन आप सोचिए जिस तरीके से स्कैम के प्रोसेस बढ़ रहे हैं या स्कैम पर किसी तरीके से नियंत्रण लगाने के लिए आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल लाया जाता है, तो उसके बाद ये स्कैमर भी ना उसका तोड़ निकाल लेते हैं। और हमें ये बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी-कभार आपके पास शादी का कार्ड भी आ सकता है, जिस कार्ड को आप ओपन करते हो तो वो एपीके फाइल ही डाउनलोड होती है। असल में समझिए, लिंक खुलने से आपके पैसे ट्रांसफर नहीं होते। अगर आप किसी लिंक को ओपन कर देते हो तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। जब तक कि आप उसपे कोई डिटेल एंटर नहीं करोगे, ओटीपी नहीं दोगे, अथॉरिटी नहीं सौंपोगे, तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि कोई भी गवर्नमेंट की साइट रहती है उसमें .gov.in को देखा करिए। तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस के सहारे आपको कुछ आ रहा है, स्पीड पोस्ट वगैरह या फिर कोई भी चीज आ रही है, तो उसमें भी अगर आप ओपन करके देखो कि ट्रैकिंग करने वाला जो सिस्टम होता है, उसमें आपको वो ट्रैक करने के लिए जो करीब 10 से 12 अंक का डिजिट होता है उसको भी डालना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको इसी तरीके का कोई स्कैम का चीज़ आ जाता है कि हम आपका पार्सल जो है वो निकल चुका है और आप जाके वहाँ पर ट्रैक करने के लिए आपको पता नहीं है कि कोई पार्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ पर सारी डिटेल आप भर देते हो और वो चला जाता है पैसा। कई बार हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड डॉट डॉट डॉट, इतनी रकम आपके अकाउंट में आई है और लालचवश लोग उसको भी क्लिक करके चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी बैंक डिटेल को एंटर कर देते हैं और स्कैम हो जाता है। अब पूरे टाइम फ्रेम या फिर प्रोसेस को हम समझते हैं एक बार शॉर्ट तरीके से। देखिए, जो बैंक की ज़िम्मेदारी होती है, अगर आपने खुद से फ्रॉड करवाया है, यानी आपको समझ नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है और आपने गलती कर बैठे हैं, यानी आपसे गलती हुई है, तो बैंक की इसमें कोई देनदारी नहीं बनती है। ये आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक है। लेकिन बैंक अगर कोई गलती करता है, जैसे मान लीजिए आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर बैंक की तरफ से कोई किसी भी तरीके का संदिग्ध एफडी ब्रेक होता है, अनयूजुअल ट्रांसफर होता है, नो अलर्ट डिले होता है, जैसे कि आपकी तरफ से आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है? और आपको आपकी एफडी को ब्रेक कर दिया गया है, आपको कोई मैसेज नहीं आया, आपको इन्फॉर्मेशन तक नहीं है, तब बैंक की देनदारी बन जाती है वहां पर, क्योंकि बैंक ने आपको सूचना नहीं दी है कि आपके पैसे के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो पैसा कैसे टूटा, वो एफडी कैसे टूटा,
वो पैसा आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में हुआ या फिर कहीं और चला गया, वो कैसे हुआ? मतलब उसने कोई सूचना ही नहीं दी आपको। तब बैंक को पूरा या फिर आंशिक तौर पर पैसा लौटाना पड़ सकता है। इसके आगे अगर लिंक, क्लिक या ओटीपी कंसेंट के यूजर की तरफ से दिया गया, यानी आपने अथॉरिटी दे दी है ओटीपी के सहारे या फिर किसी एपीके के सहारे जो एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन असल में क्रैक वर्जन होता है। जैसे हमें से बहुत लोग होता है ना कि कुछ ऐसे प्रीमियम साइट्स होती हैं, कुछ प्रीमियम एप्स होते हैं जिनका वो लोग किसी के सहारे एपीके फाइल ले लेते हैं कि वो ऑलरेडी प्रीमियम अनलॉक्ड वर्जन होगा और वहीं पर उनके साथ स्कैम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पढ़े लिखे लोग उसमें फंस जाते हैं। क्या हुआ अब मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट तरीके से। 16 जनवरी को उस व्यक्ति के साथ असल में क्या हुआ था। 16 जनवरी 2026 को व्हाट्सएप पर एक फर्जी ई चालान लिंक आया था। लिंक पर क्लिक करते ही एचडीएफसी बैंक के एफडी अकाउंट को तोड़ दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। करीब 19,59,730 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए। इसके 3 दिन बाद 1930 पर साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराई गई। अब तक सिर्फ जांच जारी है। इसके अलावा आपको अभी क्या करना चाहिए अगर आपके साथ कुछ होता है, मान लो इनकी तरह, तो आपको लिखित शिकायत ऑलरेडी दर्ज करानी है। 1930 पर शिकायत का कंप्लेंट आईडी आपको रखना है। cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करानी है। याद रखिएगा .gov.in ये गवर्नमेंट की साइट है। हो सकता है कि आपके साथ पहले ही साइबर ठगी हो चुका है, दोबारा आप साइबर ठगी करवाने के लिए किसी और साइट पे जाकर कर रहे हो, तो .gov.in को याद रखना। एचडीएफसी बैंक ब्रांच, अगर आपके साथ XYZ कोई भी बैंक हो, किसी भी कंपनी का, मैं एचडीएफसी को फॉर एग्जांपल रख रहा हूं, तो उसके नोडल ऑफिसर को ईमेल भी कर सकते हैं आप। हो सकता है नोडल ऑफिसर को आप ना कर पाए या फिर टेक्निकली आपको उतना नॉलेज ना हो, तो आप बैंक को कॉल करिए। उसके जो उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम होता है या फिर जो उसका हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल करिए। इसके अलावा आरबीआई में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं आप, अगर 30 दिन में बैंक से समाधान नहीं मिलता है तब। अंबुड्समैन होता है आरबीआई बैंकिंग सिस्टम का, उस अंबुड्समैन को आप शिकायत अपनी भेज सकते हैं ईमेल के सहारे या फिर आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर। सबकी असली वेबसाइट पर जाना है। किसी फर्जी वेबसाइट पे गए तो एक बार तो एक बार तो आपके साथ फ्रॉड हुआ ही है, दोबारा फिर हो जाएगा, तो जो पैसा मिलना था वो और चला जाएगा। इसके अलावा पैसे अपने आप वापस नहीं आते, इतना आपको याद रखना है। भारत में एफडी फ्रॉड या फिशिंग फ्रॉड में पैसा तभी वापस आता है जब ट्रांजैक्शन तुरंत 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट दर्ज कराया जाए, यानी बताया जाए कि ये मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया, अनयूजुअल है, यानी मुझे नहीं पता कि मेरे पैसे कैसे चले गए। इसके अलावा 3 दिन की देरी से रिकवरी की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। तो आपने ये पूरा प्रोसेस समझा। अब ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये फिशिंग होता क्या है। एक्चुअली में आपने कभी मछली पकड़ने की चीजें आपने सुनी होगी। मछली पकड़ने का तरीका, जाल बिछाने का तरीका, क्या करते हैं लोग, मछली पकड़ने के लिए कोई देहाती में बता रहा हूं आपको, कटिया लगाते हैं, ठीक है। और कटिया लगाने के लिए वो उसमें या तो आटे की लोई होती है या फिर कोई कीड़ा होता है, उसको उस कांटी में फंसा देते हैं, ऐसे मुड़ा हुआ एक हांसी की तरह होता है, उसमें फंसा देते हैं और तालाब में डाल देते हैं या फिर कहीं भी जहां भी मछली हो जिस पानी में, और कुछ टाइम तक वेट करते हैं। मछली जो होती है वो खाने की सोच में, लालच में आती है और वो उसमें फंस जाती है। यही कारण है, इसे फिशिंग हम कह सकते हैं आसान शब्दों में, कि आपको एक लालच दिया जाता है या फिर आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है कि नहीं आओ इधर, ये काम करो, वरना आपको बहुत भारी रकम भरनी पड़ सकती है या फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को इस केस के लिए कॉल करके बताया जाता है कि आपका भाई ये देखता है, ऐसी गंदी साइट्स पर जाता है और आपको 50,000 रुपए भेजने हैं। अब बहुत तरीके हो गए हैं। आप जितनी गवर्नमेंट रोक लगा रही है या फिर जितने कानून बन रहे हैं, उससे भी आगे ये निकल जा रहे हैं स्कैमर। तो ये कुछ कारण थे। अब हम समझते हैं आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट आखिर क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। तो आमतौर पर वो कौन से फ्रॉड हैं या हैकर क्या करते हैं कि आपको ट्रिक कर लेते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी? वो कौन से 3 या 4 बड़े तरीके इसके ट्रैप में आदमी फंस जाता है? देखिए, क्रिमिनल क्या चाहता है, आपका ओटीपी उड़ाना। फाइनेंशियल फ्रॉड की बता रहा हूँ, बाकी तो सोशल मीडिया और बहुत सारे क्राइम होते ही। आपका सोशल मीडिया भी हैक करना है, ईमेल हैक करना है, कॉर्पोरेट हैकिंग होती है, राइवलरीज होती हैं, कॉर्पोरेट राइवलरीज हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, बहुत कुछ होता है जो साइबर क्राइम के परिधि में आता है। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें जो मेजर ट्रिक है वो है आपका ओटीपी ले लेना, या आपको लालच देकर आपसे खुद ही पैसा कहीं डलवा देना, या आपको डर दिखा के आपसे पैसा ट्रांसफर करना। ये 3 तरीके। यदि आप डरे नहीं, डर और लालच में तो आपने खुद ही पैसा ट्रांसफर किया था। हाँ। यदि आप डरते नहीं है और चेक कर ले लगते हैं और वेरीफाई करते हैं तो आप बच गए। यदि आप लालच में नहीं आए कि देखो पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कि आप इतना ज़िंदगी जी चुके हैं, सबको पता है ऐसे पैसा बढ़ता होता तो सभी नहीं बना लेते, सभी नहीं बना लेते, सही बात। लेकिन लोग फिर भी कन्विंस हो जाते हैं। यदि उसमें नहीं आए तो आप उस अटैक वेक्टर से बच गए।
अब बचता है कि यदि OTP ही ना चला जाए, जो मेजर, तो 12 तरीके हैं OTP चुराने के। सबसे पहला तरीका है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें कॉलर आपको फ़ोन पर लेकर आपके OTP का कॉल आपसे इस वाली कॉल में मर्ज करवा लेता, बातों बातों में। लाइक आपको कॉल आता है कि सर अमित जी ने नंबर दिया आपका, आप बातचीत शुरू कर देंगे। ठीक है। कहेंगे सर वो परसों भारत मंडपम में इवेंट है, हम चाहते हैं आप और अमित जी के बीच में एक फायर साइड चैट हो जाए। यहाँ ठीक है। फिर क्या सर वो अमित भी आपको कॉल करना है, आप एक कर दीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी हमने बुलाया है तो हम अभी क्लोज करते हैं सर, 3 दिन बाद इवेंट है, टाइम है नहीं, अब अर्जेंसी दिखा रहा है। आप ऑलरेडी कॉल पर हैं, एक और कॉल आ रहा है, आप कहेंगे यार अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते ना सर, अब हार्डली टाइम, मर्ज कर दिया। जैसे आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका कुछ हैक हो जाएगा, जीमेल या कुछ। आपने कोई OTP दिया नहीं, लिंक क्लिक किया, नहीं, ऐप इंस्टॉल की, कोई QR कोड, तो पैसे क्यों निकले? कैसे? क्योंकि आजकल OTPs कॉल पे भी आते हैं। अरे वो आपको जो दूसरा कॉल आया उस वक्त वो आपके बैंक के OTP का कॉल था। जैसे आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो OTP सुन लिया, ही वॉज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम। जब तक आपको रियलाइज होगा नहीं इसमें तो OTP बोला गया, आप कर क्या लोगे? आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी को कॉल करके बोलो वो OTP रोको, वो तो लग गया OTP, इसकी तो वैलिडिटी 10 सेकंड की है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, कि आपको सर वो आपको गिफ्ट भेजना है, सर वो उसको सोना चांदी है, अच्छा हाँ सर, लेकिन वो सर उसमें टैक्सेशन का इशू है, तो वो ऑटोमेटेड सर्वर सिस्टम कर दिया हमने, सर्वर से एक SMS आएगा सर, उसमें एक कोड होगा, वो डायल कर दीजिए तो आपकी एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिक वो आइटम डिस्पैच हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, कोड आएगा, उसमें लिखा होगा SMS पर *62* मोबाइल नंबर हैश, जैसे आप डायल करोगे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो कोड आपने डायल किया है उससे आपकी कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगी, आपका OTP कॉल भी उसको चला जाएगा, क्योंकि ये फीचर है, ये तो सारे ऑपरेटर का फीचर है, जो पता नहीं लोगों को, ये कोड डायल करके आप कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हो। तीसरा है eSIM। अधिकतर लोगों को पता नहीं eSIM क्या है, तो मैं आपको बहाने में लेकर आपसे एक SMS भिजवाऊंगा और आपका eSIM मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही eSIM मेरे पास आया, सारा कंट्रोल मेरे पास है, सारे OTP मेरे पास है। चौथा होता है कि वॉइस मेलिंग टेक्निक। वॉइस मेलिंग समझते हैं आप? जब आप बिजी हैं तो मैं आपको एक वॉइस मेल छोड़ सकता हूँ, ठीक है। आपके नंबर से एक स्पूफ मैसेज करके मैं आपके वॉइस मेल का पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, और यदि मैंने कर दिया और मैंने OTP कॉल पे मंगाया और आप बिजी हैं उस समय, तो वो वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा OTP, उसका मैं सुन लूँगा, पासवर्ड तो मुझे पता है। क्या बात है। फिर आता है, तो ऐसे बहुत सारे स्क्रीन शेयरिंग है, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो ऐप होती है क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, जिससे आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, उससे OTP निकल जाता है। आजकल व्हाट्सएप में भी स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो मैं व्हाट्सएप पे बहाने से लिंक भेजकर स्क्रीन शेयर करवा के वो OTP उड़वा लूँगा। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और उस पर कोई OTP आता है तो मैं देख सकता हूँ, फ्लैश होता है स्क्रीन पर। तो फ़ोन के अंदर एक सेटिंग है, सेटिंग में जाएँ, लॉक मोड में SMS डिसेबल कर दें कि SMS फ्लैश ना हो, वो कर दिया आपने। अब आप फ़ोन छोड़ के चले गए वॉशरूम, मैं OTP कॉल पे मंगाऊंगा, कॉल लॉक मोड में, कॉल तो उठ ही जाएगा, तो OTP तो सुन लूँगा। तो क्या करें, फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। कितनी सेटिंग कराऊंगा मैं फ़ोन में? फ़ोन को अपना वॉलेट समझिए, फ़ोन अपना पर्स छोड़ के जाएंगे आप? सही बात। तो फ़ोन छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लोग चार्जिंग पे लगा के निकल लिए, अरे भाई वो वॉलेट है, वॉलेट है। मैं सिम स्वैप भी कर सकता हूँ, सिम निकाल के मैंने अपनी सिम डाल दी उसमें, आपका व्हाट्सएप सब चलेगा, फेसबुक, पर OTP मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे कि वो सिम तो मेरे पास है। जो मैंने सिम डाला उसमें इंटरनेट है, तो आपको 5 दिन नहीं पता पड़ेगा कि यार ये खेल हो गया मेरे साथ। सो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो आपकी छोटी छोटी इग्नोरेंस की वजह से OTP निकलते हैं। या अमित जी, लेकिन लोग इतने भी कैसे फंस जाते हैं? जैसे मैं एक केस सुन रहा था, यूपी का एक केस था कि एक महिला को उन्होंने डिजिटली अरेस्ट किया, उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाया, फिर बाकायदा पुलिस से उसकी बात करवाई, फिर बाकायदा एक फेक अदालत लगी, अदालत में हियरिंग भी होती थी और बाद में उस महिला ने पैसे भी दिए, चीज़ें कई दिनों तक चलती रही। आदमी इस बीच फिगर आउट ही नहीं कर पाए मेरे साथ क्या हुआ। डिजिटल अरेस्ट का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कितना है? मेरे ख्याल से 111-113 दिन एक बंदा अरेस्टेड रहा। 113 दिन का मतलब है 3 महीने से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 4 महीने, मतलब 4 महीने उसको पता नहीं पड़ा
सुबह शाम वो वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है। तो यही हो रहा है सर। उसमें अदालत लग जाएगी, कल के दिन और भी मर्डर के चार्जेस भी लग जाएंगे और उसके भी पेशी हो जाएगी और उसमें भी लोग गवाह भी आ जाएंगे, बहुत कुछ ड्रामा हो जाएगा। ये तो इल्यूजन क्रिएट करना साइबर स्पेस में बहुत आसान। तो इसी वास्ते तो हम हतप्रभ हैं और सरप्राइज हैं कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन होता है। आपके सामने केसेस हैं, आपने खुद एग्जाम्पल दी।